नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को अब आप देखिए किस तरह से यहां पर पूरा चार्ज दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अब आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब पूरा चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी प्रभार का आवंटन कर दिया है और जाहिर तौर पर बताते चले कि जंतर मंतर पर 36 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन दो और मांगे थी। जिस तरह से उन्होंने कहा साफ तौर पर सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद 1-1 करोड़ रुपए परिवार वालों को दिए जाने चाहिए जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, और उसके साथ ही किसी भी बच्चे पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने आश्वासन दे दिया है। और अब यहाँ पर यह धरना समाप्त हो गया है। जाहिर तौर पर यहीं से आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार किस तरह से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम आज उठा गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि इस तरह से ये काम नहीं होना चाहिए था। युवाओं के मुद्दों को लेकर सहनता से काम करने की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और प्रहलाद जोशी को यहाँ पर अब शिक्षा मंत्री का चार्ज दे दिया गया है। तो नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रही थी और शाम करीब 8:15 पर प्रधान के मंत्रालय का चार्ज प्रहलाद जोशी को दे दिया गया। और जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी और भी हमारी 2 मांगे हैं और उसके बाद ही हम अपना धरना समाप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल अब आप देखिए जिस तरह से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि बस अब धरना खत्म हो चुका है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपको बताते चले कि 2018 की बात करें तो आपको बताते चले कि अकबर की तरफ से ये इस्तीफा दिया गया था जब मीटू कैंपेन चल रहा था और उसी दौरान उन पर आरोप लगे थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ आप देखिए जिस तरह से 12 सालों में ये पहला इस्तीफा सरकार की तरफ से है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार ने युवाओं के सामने जो अपनी बात रखी थी उस पर कामयाब होने की बात कही और युवाओं ने जो सरकार के सामने अपनी बात रखी थी उस पर भी विचार करते हुए सहमति सरकार की तरफ से दे दी गई। यानी कि सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया कि इस पूरे प्रदर्शन को कहीं ना कहीं बाहरी लोगों की तरफ से हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो बाहर वाला हमारे देश की शांति को भंग नहीं कर सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठा दिया, जिसमें बताते चले कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और तमाम जो मांगे रखी गई हैं उन्हें मान लिया गया है। तो यहीं से एक संदेश युवाओं के लिए बहुत जरूरी जाता भी है और इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। लेकिन 36 दिन तक ये धरना प्रदर्शन जरूर चला, लेकिन सरकार ने एक बड़ा ऐलान जरूर कर दिया है कि जितनी भी मांगे युवाओं की रखी गई हैं उस पर गौर फरमाया जाएगा और बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ही इस पूरे मामले को चलाया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये विधेयक लाने की बात होगी और सख्त कानून इसको लेकर बनाए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ी जीत यहाँ सीजेपी की तरफ से भी मानी जा रही है, लेकिन सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा फैसला आज ले लिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सुशील जी जुड़ने के लिए। अनिल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आप ही के पास आऊंगी। अनिल जी, आज ये इतना बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया है सराहनीय कदम है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ा। आप इसे मानते हैं कि ये झुकना था या फिर युवाओं के भविष्य के लिए एक अहम कदम इसे माना जाए? हो सकता है मेरी बातें जो लीग पे अभी चल रहा है पूरा सिस्टम उससे थोड़ा अलग है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो सीजी के जो प्रमुख हैं उनका पहला बयान जारी हुआ, झुकती है सरकार झुकाने वाला चाहिए। ये क्या झुकाने का खेल था या युवाओं के लिए आप जो मांग कर रहे थे उनको मनाने के लिए, उनको सरकार को समझाने के लिए, अपनी बात बनाने के लिए आंदोलन? ये कोई ऐसा खेल थोड़ी था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा जी। ये खेल था युवाओं के लिए, आप जायज मांगे जो मांग रहे हैं उसके लिए सरकार से अपनी बात रखने का और सरकार ने मान लिया। तो आपको कहना चाहिए था युवाओं की तरफ की जीत हुई, आपको कहना चाहिए था। आपकी जो भाषा थी, आपका जो बोलने का अंदाज था वो ऐसे था जैसे कि आपने कोई युद्ध जीता हो। ये तो तरीका ही गलत था। दूसरी बात देखिए, लोकतांत्रिक देश है,
जब सरकार के किसी फैसले से आप सहमत नहीं होते तो आपको पूरा अधिकार है लोकतांत्रिक अधिकार तरीके से प्रदर्शन करने का, धरना करने का। आपने सरकार से इजाजत मांगी विश्वनाथ विदेश मिश्रा में हमारे रह साथ के जुड़ गए और हैं, जंतर वरिष्ठ मंतर में पत्रकार बैठने हैं। की आपका इजाजत भी बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। जी अनिल जी कंटिन्यू कीजिए। जी। तो आपने जंतर मंतर में बैठने की इजाजत मांगी विदेश से ही, और आपको इजाजत देगी, आपको एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर गए और आपको बैठने दिया गया। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक मिला। लेकिन आशा जी, आपकी टीम भी जरूर जंतर मंतर पे गई होगी और सोशल मीडिया के हजारों हजारों मीडिया कर्मी वहां पे गए। उन सबकी जो रिपोर्ट्स आई, उन सबकी जो क्लिप्स आई सोशल मीडिया पे, मैं मानता हूँ आपने भी और मेरे साथी पैनलिस्ट ने जरूर देखी होगी। वो सारी इतनी शर्मनाक थी कि उनको टीवी पे आप ना तो उन बैनर्स को दिखा सकेंगे, ना ही उन बातों को दोहरा सकेंगे। सोशल मीडिया वाले ने दिखाया है, लेकिन चूंकि आप नेशनल टीवी चैनल है, आप भाषण भी नहीं, उनकी जो बातें रखी जो युवाओं ने, आप सुना नहीं सकते उनको दोबारा से बिना उसको विप करवाए, और ना ही आप वो स्लोगन दिखा पाएंगे। तो वो तो कोई तरह का आंदोलन नहीं था। ठीक है, मतलब भद्दी से भद्दी भाषा, सुशील गंदी जी। से गंदी गालियां। नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात आशा, प्रदर्शन आपने किया, लेकिन अराजकता फैलाने के लिए तो आंदोलन नहीं था, तोड़फोड़ करने के लिए तो आंदोलन नहीं था, मीडिया कर्मियों को मारने के लिए तो आंदोलन नहीं था, पुलिस कर्मियों पे पत्थर चलाने के लिए तो आंदोलन नहीं था। अगर आप इसको आंदोलन कहते तो मैं माफ कीजिए, मैं इसको आंदोलन नहीं कहता। इससे पहले भी अनेकों आंदोलन हुए। खुद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाने के पहले जंतर मंतर रामलीला मैदान पर लंबा आंदोलन किया था। शांतिपूर्वक आंदोलन था, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने अपनी बात की, उनकी बात भी मानी गई, सब कुछ अच्छे से रहा। इसको बोलते हैं आंदोलन करना। लेकिन आज केजरीवाल जी के समर्थन से, जो कहते कि हमारा समर्थन था या उनके ही लोग थे, उन्होंने किस तरह का आंदोलन किया, इसको आप आंदोलन नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा हुआ है, देखिए ये तो सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। जब उनको लगा है कि युवाओं का इस आंदोलन को गलत हाथों में जा रहा है, अराजकता की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक व्यक्ति को की जगह दूसरे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। शिक्षा नीति का कोई बात होगी, शिक्षा में बदलाव की बात होगी, ठीक है अनिल जी, तो मुझे ऐसा लगता है सुशील जी ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, जिस तरह से अपनी विक्ट्री को दर्शाया गया और जो बयानबाजी की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं संकेत देती है कि बीच में शरारती तत्व जरूर थे। अनिल जी कह रहे हैं। देखिए इसमें कोई दोहरा नहीं है, शरारती तत्व बहुत सारे थे इसमें। और मैंने ये कल आपके साथ एक इसमें डिबेट में कहा था कि जो अनिल जी ने भी कहा कि कुछ ऐसी भाषा यूज की, स्पेशली छोटी छोटी बच्चियां जो थी, जो उन्होंने प्ले कार्ड में दिखाए चित्र वगैरह, शर्मनाक थे वो। स्टूडेंट्स मूवमेंट होती तो सारा देश इनके साथ था, अगर प्योर स्टूडेंट्स मूवमेंट होती। लेकिन इसमें जो कुछ चीजें ऐसे तत्व घुस गए जिनकी वजह से इस मूवमेंट को थोड़ा दाग लग गया, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को थोड़ा हट के रहना पड़ा। आप देख लीजिए आज जो सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस चीज का खेद है सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था। देख लीजिए अब ये जो आज जिन्होंने धर्मेंद्र जी ने जो आज ये दे दिया, अपना रिजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया, उसका कोई मान्य नहीं रखता। खुद भी उनकी जो ये हो गई थोड़ी जो ये उनकी जो छोटे से बदनामी मैं कहूँगा वो होगी, साथ साथ उनकी वजह से सरकार को भी ये जोखिम उठाना पड़ा। अब उन्होंने अपने दिल से नहीं दिया, बड़ी मजबूर और दिल पे पत्थर रखे उन्होंने दे दिया, क्योंकि जिस हिसाब से अब हालत आउट ऑफ हैंड्स हो रहे। पहले ये जो मूवमेंट थी दिल्ली के में से थी, अब तो आप देख लीजिए आज हैदराबाद में भी, पूना में भी, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी फैलता गया ज्यादा ज्यादा। ये बड़ी मुसीबत हो जाती देश के लिए। अब सही समय पे आज सरकार ने इसका फैसला उठाया, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया, वो अच्छा कदम है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है, लेकिन उनको में भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार के सामने जुड़ गया, कहा था कि सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन ना हो जाए कि कल ये ना हो कि कल ऐसा फिर दोबारा थोड़ा सा मुद्दा हो तो सारे सड़क पे आगे, साथ में वो भी होंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये देश के लिए एक बड़ा चीज डेंजर बढ़ गया। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, यहाँ तो भी 10% ही हुआ, लेकिन जिस तरह से इनका बैकिंग है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, बाकी कंट्री से भी वो ये आ रहे हैं, एड आ रहे हैं, बाकी से आ रहे हैं, जो देखा भी गया। कतर के लोगों को क्या है, वो यहाँ पर फूड बेचे स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं या कोरियर आ रहे हैं,
उनका क्या इस मूवमेंट से आगे, स्टूडेंट मूवमेंट हमारी, तो उनको कैसे लेना देना। इसलिए ये जो चीज हुआ और जो कंप्रोमाइज हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस पर ध्यान आगे से रखना भी मेरे बहुत को लग रहा है, जरूरी है लेकिन हमारे एक चीज युवाओं है, को भी कि अगर कभी भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो राजनीतिकरण मुद्दे को लेकर नहीं होना चाहिए और शरारती तत्व उसके अंदर नहीं घुसने चाहिए, क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। उसके बाद युवा तो हमारे देश का बिल्कुल भविष्य है ही, जिसके लिए सरकार ने काम किया है। चाहे विपक्ष कह रहा हो कि ये बहुत बड़ी हार है, लेकिन हार का भी जीत का इस वक्त उन्होंने परचम लहरा दिया है सरकार ने, क्योंकि जब आप इस तरह से परिस्थितियां देखते हैं तो थोड़ा बहुत बेंड अगर हो जाते हैं तो उसे हार नहीं कहा जाता है। विश्वनाथ जी, अब इसे हार तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही। बहुत देर लगा दी सरकार ने। उसके बाद जो प्रहलाद जोशी को अब चार्ज दिया गया है, रिफॉर्म्स की बात की गई है युवाओं की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। 5 पॉइंट्स अपने रखें जो सरकार के साथ मिलकर इसमें काम करने की कोशिश होगी। आने वाले समय में क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव अब हमें शिक्षा के इस ढांचे में देखने को मिलेगा? धन्यवाद आशा जी। आशा जी, 2 एलिमेंट्स इस पूरे घटनाक्रम के पीछे थे। एम आई ऑडिबल? आवाज है जी मेरी? जी जी, बोलिए प्लीज। जो एलिमेंट्स इस पूरे घटनाक्रम के पीछे थे वो कोई बहुत शिक्षाविद नहीं थे। मात्र 10 से 20% स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थे। बाकी जो बेसिक एलिमेंट्स थे ये फॉरेन फंडिंग के कुछ और विचार लेकर के आए हुए लोग थे। सरकार जिस तरह फॉरेन फंडिंग पर सख्ती से काम करने जा रही थी, उसको लेकर के एक तत्काल प्रयास किया गया। और देखिए, कोई भी जब आप फ्री, आप देखिए 10-10 हजार अगर कोई फ्री आप भोजन के पैकेट्स भेज रहा है, अलग अलग देशों से भेज रहा है, तो क्यों भेज रहा है? बहुत से एलिमेंट से जिन तारों को जोड़ने की, जिन पॉइंट्स को जोड़ने की जरूरत है, इसको ही दो राय नहीं। ये बड़ी समस्या थी, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि सरकार उतनी ही सख्ती और मजबूती के साथ इस समस्या को खत्म करने में जुटी थी। लेकिन एक प्रयास हो रहा था कि कहीं नेपाल रेप्लिकेट किया जाए, कहीं श्रीलंका रेप्लिकेट हो, कहीं बांग्लादेश रेप्लिकेट हो। सरकार ने उस गुब्बारे की हवा निकालने के लिए एक कदम पीछे हटना स्वीकार किया। इसलिए ये स्वीकार्य है, बिल्कुल ठीक बात है। ये कहना कि वो बहुत सरकार के साथ बैठकर बहुत कुछ तय करेंगे, जो एलिमेंट्स उसके पीछे हैं, उनके पीछे जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक है। वो जिन लोगों के कहने पर, जिन एलिमेंट्स के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। सरकार ने इसको भांप लिया, मेरा बहुत साफ मानना है। सरकार ने इसको भांप करके इस समस्या को, बजाय इसके कि एक वाकई ये मोमेंटम गेन करे, सरकार ने इसको टाइमली इसको शट ऑफ किया है। अच्छी बात है। सरकार ने, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके दबाव के कारण सरकार करने जा रही है। अगर दबाव में कोई चीज सरकार ने की तो वो केवल इस्तीफा है। सरकार ने सिस्टम में सुधार के लिए जितना संभव था वो किया है। जो कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी, जो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी, उसी के राजस्थान और पंजाब का उदाहरण देखिए। आप उनसे सवाल करिए, वो पूरी बेशर्मियत से नकार देंगे। क्यों नकार देंगे? अगर कोई चीज मेरे एंड से चोरी मेरे घर में हुई तो गलत हुई, आपके घर में हुई तो गलत नहीं हुई। आपको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड तो रखना पड़ेगा। ठीक है। मुझे लगता है सरकार ने जो एलिमेंट्स तैयार किए थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे। एनटीए सिस्टम में जो सुधार का सरकार ने प्रयास किया था वो नॉर्मल चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है विश्वनाथ। नए डीजी टीम के साथ एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लाने का पूरे व्यवस्था में है। सीसीटीवी हो, बायोमेट्रिक हो, पेपर ट्रांसपोर्ट, अब तो खैर पेपर ट्रांसपोर्ट है, अब तो सरकार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे चली गई है। सरकार ने इसको पॉलिसी में इम्बाइब कर लिया है। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक
जो बाहर से एक इंजेक्ट करने के प्रयास था उसको अवॉइड करने के लिए खत्म कर दिया सरकार उसे। ने एक टाइमली अनिल जी, स्टेप लिया है ये जो और ये फॉरेन अच्छी बात फंडिंग पर सरकार ने काम शुरू किया था, जिस तरह से विश्वनाथ जी भी कह रहे हैं कि सरकार भाप चुकी थी कि पीछे से स्पोर्ट तो कोई हो रही है और खतरनाक तरीके से हो रही है, तो एक स्टेप पीछे लेना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है और सुरक्षा की आड़ में बच्चों को खड़ा किया गया था, जिसमें सरकार ने सही फैसला लिया है समय पर। आवाज नहीं आ रही है अनिल जी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? सुशील जी, इस पर जवाब आप दीजिए प्लीज। अब ये दोबारा से दोहराइए सवाल ये है सवाल कि जो आपका। फॉरेन फंडिंग पर सरकार काम कर रही थी और उसी को ध्यान में रखते जो ये प्रदर्शन के अंदर हो रहा था, कहीं ना कहीं सरकार ने भाप लिया, जो विश्वनाथ जी ने कहा, और उस पर बेहतर समझा है सरकार ने कि एक स्टेप आप पीछे चले जाइए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, और सुरक्षा से पहले अगर बच्चों को खड़ा किया गया है तो जाहिर तौर पर बच्चों की बात को मानकर उन्हें वहां से हटाकर फिर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि नहीं? ये आशा जी, मैं आज एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर पे पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई ईडी वगैरह के थ्रू की थी फॉरेन फंडिंग पे, उसको फॉर द टाइम बिंग वो क्या है, बंद कर दिया। क्या इसका दिखता है कि क्या जो जिसके साथ बातचीत हुई, जिसके जैसे सबसे जो इसका शिकार था वो था या सोनम वांगचुक जी, जिनका जो अपना एक एनजीओ था जिसको बैन किया गया। क्या ये जो बातचीत हुई उसमें वो भी आ गया कि अगर सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जैसे फॉरेन फंडिंग के बारे में, वो क्यों खिलाफ रोक दिया गया? मतलब ये दिखाता है कि इसमें कोई तार है जिससे की वजह से कि ये कंप्रोमाइज हो गया उनके साथ। अब दूसरी चीज है, फॉरेन फंडिंग जो हो रही है ये कोई आज नया चीज नहीं है। चाहे कश्मीर का मसला हो रहा है या पंजाब में खालिस्तान वगैरह का मसला हो रहा था, उस टाइम भी फॉरेन फंडिंग ओपनली आती थी। ये आज भी वही दोहरा रहा कि जब बता दीजिए इस मूवमेंट में कहां से इतना खाना आया, कहां से इतनी चीजें आ गई। फैन तक लोगों ने भेजे, लोगों ने सारी चीजें भेजे, पर उसमें तो जब ये तक कहा इसमें कोई गया कि फंडिंग आम लोग वगैरह मदद थी। कर रहे हैं, कैसी मतलब पुष्टि कर सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग थी? ये भी तो एक देख सवाल लीजिए, आएगा ना सामने से। आप बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, किसानों का ये आंदोलन हुआ उसमें कहां से फंडिंग आई थी? उस टाइम आम आदमी भेज रहे थे, जो उनके एसी थे, जो उनके जो बाहर से गाड़ियां आ गई, जो उनके साथ सामान आ गया, जिसके जैसे उनके पास कोट आ रहे थे और कोट आते ठंड से बचने के लिए, की कीमत लाख लाख रुपया था। वो लोगों ने भेजे थे अच्छा उनको, अनिल जी, जो मर्सिडीज अनिल एक जी, एक करोड़ की अभी गाड़ी तो पे जो फिलहाल छत में बेच फॉरेन के फंडिंग को लेकर ये इतना तो नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो काफी तजुर्बा रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाप लिया गया था जिसकी वजह से ये इस वक्त कार्रवाई हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि अब फॉरेन फंडिंग को लेकर सरकार पहले से ही काम कर रही है, लेकिन अब ठोस कानून और सख्त कानून के साथ काम करना होगा? देखिए सरमल जी, ऑलरेडी इस पे काम शुरू किया। एफआईआर को लेके जो गृह मंत्रालय उसने गाइडलाइन बनाई और अभी इसको कैबिनेट ने भी पास किया और उसको बिल में कन्वर्ट करने की तैयारी है इस सेशन में। वो क्या है कि पहले क्या होता था, जिसने पैसा दिया है सिर्फ उस सोर्स का पता होता था, यानी अगर आपको किसी ने पैसा दिया तो सिर्फ जिसने पैसा दिया उसका मालूम है। अब उसने किससे पैसा लेके दिया है इसका कुछ मालूम नहीं होता था। अब जो सबसे बड़ा चेंज किया है एफसीआरए में कि आपके पास जो पैसा है उसका जो मूल स्रोत है, जहां से पैसा चला है आपको तक आने के लिए, आपको वो बताना पड़ेगा। यानी मेरे किसी दोस्त से मेरे को पैसा आया तो उस दोस्त ने किससे दिया है, क्योंकि क्या होता था इनडायरेक्ट एफसीआरए में सबसे बड़ा कारण था कोड कुछ भी दिखाए जाते थे, एनजीओ के द्वारा सारे सोशल कोड होते थे, लेकिन उसमें से एक भी पैसा सोशल कोड में वो नहीं लगता। अब जिन लोगों का धंधा यही था, जिन लोगों का काम यही था, और खासकर कम्युनिटीज को लेकर मुझे माफ के साथ कहना चाहूंगा, जो इस्लाम को लेके है और जो क्रिश्चियनिटी को लेके जो एनजीओ बने हुए हैं, वो धर्म फैलाने के नाम पे आते थे और किस काम में पैसा लगता था हम सबको मालूम है। तो उनको नकेल कसीद और उनका ऑलरेडी जो पैसा आया हुआ था वो सब उनके बैंकों में फ्रीज हो गया। अभी भी अरबों रुपया, मैं दावे से कह रहा हूँ, अरबों रुपया इन संबंधित एनजीओ का फ्रीज है, क्योंकि उनके पास देने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनको वो छुड़ा नहीं पा रहे, वो इधर से धक्के खा रहे हैं कि इस पार से वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा पैसा रिलीज हो जाए, पैसे का आधा ही मिल जाए और हमारा काम हो जाए। वो सारा पैसा कहाँ लगना?
और वो पैसा देने वाला कौन था? ये तो बड़ी पक्की बात है कि वो देश हित में लगने वाला पैसा नहीं था। देखिए, 2-3 चीज घटना मैं आपसे बताता हूँ। जब नोटबंदी हुई तो बड़ा विरोध हुआ। सबने कहा, लोग 4 लाइन में लग के मर गए। लाइन में लगने के कारण एक भी नहीं मरा था। हाँ, लाइन में लगे हो, उस समय किसी को कोई बीमारी के कारण कुछ हुआ होगा तो बात अलग है। ठीक। लेकिन उसके बाद आपने कभी रैकेट सुना है कि बहुत ज्यादा बड़ी नकली नोट पकड़े गए? नहीं सुना होगा, क्योंकि नकली नोटों पे एक तरह से बहुत बड़ा रुकावट आ गई। आप सोचिए कि वो एक तरह से बंद हो गया। नहीं तो उससे पहले तो हर गड्डी में आपने अगर बैंक में विश्वनाथ जाते जी, होंगे तो आपको भी अब चेक आपको करना क्या पड़ता लगता है कि कि कितने नोट सरकार आए के हैं, सामने कितने किस नोट तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं? क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा था, कोई इससे अछूता नहीं था। अब चुनौतियां किस तरह से रहेंगी सरकार के सामने कि शिक्षा के ढांचे में आपको बदलाव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बदलाव करना है, फिर आपको बुक्स के अंदर देखना है। आशा जी, ये और सवाल मुझसे है? नहीं, विश्वनाथ जी से। आशा जी, विश्वनाथ सवाल जी, मुझसे है? नहीं नहीं, अच्छा। विश्वनाथ जी जवाब दीजिए जरा। आशा जी, सरकार के सामने मैं मानता हूं बहुत बड़ी चुनौती नहीं। सरकार ऑलरेडी इस समय का इंतजार नहीं कर रही थी। सरकार इस समय का इंतजार नहीं कर रही थी कि इस तरीके का चैलेंज आए और इस तरीके की बातचीत हो तब हम उसको सुधार करें। नहीं, सरकार का कंप्लीट जो सॉल्यूशन था इस समस्या का, वो ऑलरेडी इन प्लेस था। चीजें लगातार चल रही थी। हाँ, उस पर कुछ सख्ती जरूर आई, जैसे कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी, वो थोड़ा तेजी लाई, कह सकते हैं आप। सरकार इस समस्या का निदान करने में लगातार लगी। क्यों? ये देखिए, ये एक ऐसा है जो सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम है, जो सिस्टम में इम्बाइब्ड हो गया था और आज से नहीं, दशकों से लगा हुआ था। तो वो लोग जो सिस्टम के अंदर घुसे हुए थे, उन्हें पता था कि कोई गंभीर, देखिए, कोई समस्या तब रुकती है जब उस पर सजा बड़ी हो। जब व्यक्ति को भय लगता है कि 1 लाख कमाएंगे और 10 लाख चला जाएगा और जीवन भर जेल में रहेंगे, वो कभी नहीं गलत करेगा। लेकिन जब पता है कि हम 10 लाख कमाएंगे, 10-20 हजार देकर छूट जाएंगे, 2-4-10 दिन जेल होगी, तो वो निश्चित करेगा। उसे मालूम है कि वो फिर अगले 2-4 साल कमाने के लिए कमाई हो जाएगी। तो सरकार अब उस नजरिए से कर रही है कि टू क्रिएट अ डेटरेंट फॉर दोज इन दिस फील्ड। आप जब समस्या को बिल्कुल उसके राइट पर्सपेक्टिव में देखते हैं और तब आप उसका निदान कर पाते हैं। सरकार ने इस समस्या का जो जड़ थी उसको पकड़ा था। सरकार ने जिस तेजी के साथ, देखिए, 2 महीने के अंदर सरकार ने दोबारा रीनीट करा करके रिजल्ट अनाउंस करके बच्चों की प्रक्रिया को जारी कर दिया। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर थी। सरकार ने तुरंत अगला सजा को बढ़ाना कैसे है, कैसे इस पूरा एक नया कानून बना करके कैसे इनको सजा याफ्ता करना है जो आरोपी हैं, कैसे उनको एक डेटरेंट, ठीक है अनिल जी, अब क्या नजर लोकसभा राज्यसभा की ओर हो जाती है, पार्लियामेंट की नजर अब देखनी पड़ सकती है कि भाई विपक्ष और पक्ष वहां पर क्या काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि वहां पर जब विधेयक लाया जाएगा उसमें कोई बहस हो सकती है? क्योंकि अब तो पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सहमति अपनी जता चुके हैं, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि कानून बने। मुझसे पूछ अनिल जी। कानून हाँ। की बात की, आप मुझे क्या बताइए, अभी एक विधायक आया था पिछले सत्र में जो डिलिमिटेशन को लेकर और विमेन रिजर्वेशन को लेकर था। सारे विपक्ष ने कहा हम भी विमेन रिजर्वेशन के पक्ष में है लेकिन डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है, और ये कह के उन्होंने बहाना मार के उस बिल का अपोज किया और बिल गिर गया। जबकि उनको भी मालूम है डिलिमिटेशन होना ही होना है, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस होता है। इस बार का सेंसस डिले हो गया था कोरोना के कारण, वो सेंसस का काम शुरू हो गया और जैसे सेंसस का काम खत्म होगा डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद चुनाव होगा। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी सी थी कि 2029 के अंदर से पहले ये काम हो जाए, तो इस बार 2029 में जो आम चुनाव हो उसमें विमेंस रिजर्वेशन के साथ सीटें दे दी जाए, और विपक्ष ने विमेन रिजर्वेशन के सामने रोड़ा अटकाने के लिए बहाना ढूंढ लिया। ऐसे ही जब ये इसको बिल आएगा ना, तो कोई ना कोई ऐसा वो बहाना ढूंढेंगे, नहीं सरकार ये वाला बात क्यों कर रही है, ये वाला बात क्यों कर रही है, हम बिल के पक्ष में तो है। पर इस पे तो बहस हो नहीं सकती ना, अभी तो जंतर मंतर पर तो विपक्ष भी बैठा हुआ है। सुशील जी, कैसे होगी बहस?
ये तो जल्द से जल्द यहाँ पर बहुमत से पास होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य को लेकर तो विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था और सरकार ने अपनी सहमति भी दी कि आ जाइए भाई, बैठकर चर्चा कर लेते हैं, कानून बना लेते हैं। अच्छा जी, सुशील जी। जिस हिसाब से विपक्ष का यह अपना यह विपक्ष का जो ये नजरिया है, मेरे कि विपक्ष फिर ये साधन को चलने देंगे। ये तो एक चीज है। अब उनके पास बाकी मुद्दे भी है, जिस पे समाधान हो जाएगा तो फिर उनका जो डिलिमिटेशन का या परिसमन का जो बिल है उस पे शोर उठेगा, वीमेंस रिजर्वेशन उस पे उठेगा कि विपक्ष एकदम एडमेंट है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, सरकार को नहीं चलने देंगे। लेकिन एक चीज हमें मानना पड़ेगा, जो मोदी जी का जो एनडीए गवर्नमेंट का 12 साल से दबदबा था वो खत्म हो गया। आप देख लीजिए इस टाइम देश में दूसरा एक मसला है, जो ये एथेनॉल 20 है जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उससे परेशान हैं। अगर आप मान लिए कल अगर युवा उस चीज पर भी निकले कि जो जी ये जी एथेनॉल जी से हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, मोटरसाइकिल खराब हो रहे हैं, सड़कों पे आएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट के लिए सर्दी बन गई। इससे एक्सपोज किया गवर्नमेंट को, जो इनका गुरूर हुआ था कि जो हम करेंगे वही चलेगा, वो नहीं करेगा, वो इनका गुरूर जो वो टूट गया। लेकिन इसका सरकार ने इतना तो नतीजा पहले ही रहेगा जो यूपी संशोधन में के लिए आने कह वाले दिया था, इलेक्शन है फास्ट उन ट्रैक पर भी कोर्ट के लिए असर कह दिया पड़ेगा। था। सुशील जी, गवर्नमेंट चाहे बहुत माने बहुत इसको धन्यवाद जीत है जुड़ने के उनकी, लिए। लेकिन अनिल जीत जी आपका बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद, विश्वनाथ जी गवर्नमेंट आपका को भी फाइनली धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले जिस तरह से आज इस्तीफा हुआ है, अब चुनौतियां तो हैं, लेकिन आने वाले समय में कानून बनेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर काम होगा, 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं उस पर किस तरह से सहमति आप देखिए बन गई है, काम भी होगा, रिफॉर्म्स लाने की भी बात हुई है। लेकिन सरकार ने एक स्टेप अपना पीछे लिया है और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।